नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ उनके 10वें और अंतिम भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनी औरत का साथ खून का 10वां भाग। शाबाश दुलारी, आज तुमने ब्राह्मण कुल की खूब ही लाज रखी। आह, मैं भी कुलीन ब्राह्मण हूँ, पर इस पेट चंडाल के मारे तो मेरा सारा ब्राह्मण पने का आचार विचार आता जाता रहा। पर एक तुम धन्य हो कि इस आफत में फंसकर भी अपनी कुल मर्यादा की टेक निभाने के लिए दृढ़ता से तैयार हो। धन्य हो तुम, धन्य हो, और तुम्हारा साहस भी धन्य है। बड़े नेक कांस्टेबल शिवराम तिवारी की ऐसी बातें सुनकर मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया और मैंने उनसे कहा, भाई साहब, विपत्ति में धीरज धरना ही तो विपत्ति से बाजी जीतना है। इसलिए मैं बड़े धैर्य के साथ इस विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वे कहने लगे, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अस्तु, सुनो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें दूध कोई भी न देगा, इसलिए यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें चुपचाप दूध ला दूँ। मैं बोली, नहीं भाई, मैं ऐसी चोरी का दान नहीं लेना चाहती। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उन्हें देकर तुमसे ज़रूर चुपचाप दूध मंगवा लेती, पर मेरे पास तो इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसलिए तुम्हारा यह गुप्तदान मैं किसी तरह भी नहीं लेना चाहती। यह सुनकर शिवराम तिवारी चुप हो गए और मैं उसी सांसत में घर में बैठी बैठी अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। उस समय तरह तरह के ख्याल मेरे मन में उठते और धीरे धीरे बिलाते जाते थे। मैंने सोचा कि मेरा एक दिन तो वह था जब मेरे माता पिता जीते थे, और एक दिन यह है कि साथ साथ खून के अपराध में पकड़ी जाकर मैं इस काल कोठरी में बंद कर दी गई हूँ। बस देर तक मैं इसी बात पर रोती कलपती रही। इसके बाद जब माता पिता के लाड चाव का ध्यान मुझे हो आया, तब तो मेरा हिया जैसे ज़ोर से धड़कने और फटने लगा कि उसका हाल मैं किसी तरह भी अब नहीं कह सकती। हाय, मैं ऐसी अभागी हूँ कि मेरे माता और पिता के कुल में अब सिवा मेरे और कोई न रहा। एक दूर के नाते के चाचा हैं, पर वे इस समय कहाँ हैं और उन्हें मेरी इस घोर विपत्ति की कोई खबर है कि नहीं, इसे मैं नहीं जान सकती। इसी बात के सोचते सोचते मुझे अपने मामा की बात याद आ गई और उसके स्मरण होते ही मेरा सिर चकरा गया। सुनिए, मेरे ननिहाल में एक मामा भर थे, पर 2 साल हुए कि वे भी इस संसार से विदा हो गए हैं। मेरा ननिहाल कानपुर ज़िले के विक्रमपुर गांव में था, पर मेरे नाना नानी मेरे जन्म लेने के पहले ही सुरपुर सिधार चुके थे। एक मामा थे, सो वे भी 3 स्त्रियों के मर जाने पर गांव और घर गृहस्थी से उदास होकर मेरे यहाँ आकर कुछ दिनों तक रहे थे। इसके बाद उन्होंने सरकारी फौज में नौकरी कर ली थी और कभी कभी साल में 1 आध बार 2-4 दिन के लिए मेरे यहाँ आ जाया करते थे। वे जब मेरे यहाँ आते थे तब अपनी तलवार और बंदूक भी साथ लाते थे। बस इसी समय में मैंने अपने मामा से तलवार और बंदूक चलाना सीखा था। यदि मुझे बंदूक चलानी न आती तो मैं उस समय दियानत हुसैन आदि 6 कांस्टेबलों को बंदूक दिखलाकर डराती ही कैसे। यहाँ पर इतना और भी सुन लीजिए, यदि उस रात को कोई मुझे कांस्टेबल छेड़ता तो या तो मैं उसे ही गोली मार देती या अपने आप ही अपने कलेजे में गोली मारकर मर जाती, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि स्त्रियों के लिए अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना करोड़ गुना अच्छा है। अस्तु, बस इसी तरह के बहुतेरे ख्यालों में कितनी देर तक मैं उलझी रही यह तो अब मुझे नहीं याद है, पर इतना ज़रूर स्मरण है कि मैं उन्हीं ख्यालों में देर तक डूबती उतराती रही। इसके बाद कब मैं लुढ़क कर नींद में बेसुध हो गई, इसके मुझे सुधि नहीं है। यूँ ही दोपहर की सोई सोई में रात के 9 बजे तक बेखबर पड़ी रही। फिर जब रघुनाथ सिंह कांस्टेबल ने मुझे जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली और तभी उनकी जवानी मुझे यह मालूम हुआ कि रात 9 के ऊपर पहुंच चुकी है। भली भांति जब मेरी नींद की खुमारी दूर हो गई
और मैं उठकर मजे में बैठ गई। तब रघुनाथ सिंह ने मुझसे यूँ कहा, दुलारी, शिवराम तिवारी की ज़बानी मुझे यह मालूम हुआ है कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है। अरे इतना हट तुम क्यों करती हो? यह तो कोतवाली है। सो यहाँ पर आकर और फिर यहाँ से जेल के अंदर जाकर सभी जाति के लोग रसोई खाते हैं। फिर तुम इस कायदे से कैसे बरी हो सकती हो? मगर खैर, तुम्हारे जो जी में आए सो करना, लेकिन इस वक्त अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हें दूध ला दूँ। इस पर मैंने यूँ कहा, सुनो भाई, जबकि थाने के अफसर को ही इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि उनका कोई कैदी भूखा प्यासा है, तब तुम इतनी मगजपच्ची क्यों कर रहे हो? देखो और साफ साफ सुन लो कि मैं यहाँ या जेल जाने पर भी सिवा दूध के और किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगी। इसमें चाहे भूखी ही क्यों न मर जाऊँ, पर ब्राह्मण कुमारी होकर मैं आचार विचार की यूँ हत्या कभी भी नहीं करूँगी। यह सुनकर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे जी में जो आवे सो करना, पर इस समय तो तुम थोड़ा सा दूध पी लो। मैं बोली, तुम अपने अफसर से पूछ कर दे रहे हो? वे बोले, अरे राम राम, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं तुम्हें चोरी से दूध ला दूंगा, उसे तुम चुपचाप पी जाना और उसकी बात सिवाय शिवराम तिवारी के और किसी तीसरे शख्स के आगे जाहिर मत करना। मैं बोली, तो बस भाई, अब तुम दया करके ऐसी बातों को बंद करो, क्योंकि मैं चोरी का काम करके अपने ईमान में बट्टा नहीं लगाना चाहती। मेरी ऐसी बात सुनकर बेचारे रघुनाथ सिंह बहुत ही पछताने लगे और हर तरह से मुझे समझाने लगे, पर जब मैं किसी भी तरह नहीं मानी तब उन्होंने यूँ कहा, अच्छा, पर थोड़ा सा पानी तो पी लो। यह सुनकर मैंने कहा, हाँ, पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, पर उसे मैं पी क्यों कर सकूँगी? उन्होंने कहा, मैं एक केले के पत्ते में धार बांधकर बाहर से पानी दूंगा, तुम अंजलि लगाकर पी लेना। यूँ कहकर वे एक लोटा जल ले आए। इसके बाद उन्होंने केले के पत्ते में धार बांधी और मैं अंजलि लगाकर पवित्र गंगाजल पीने लगी। जब सारा लोटा, जिसमें 1.5 सेर से कम जल न होगा, खाली हो गया, तब रघुनाथ सिंह ने यूँ कहा, क्यों, प्यास मिटी या और लाऊं? मैं बोली, नहीं, अब बस करो भाई, इस जलदान के पलटे में भगवान तुम्हारा भला करेगा, यही मेरी आशीष है। तुम्हारी आशीष में सिर माथे चढ़ाता हूँ। यूँ कहकर वे जाकर लोटा रख आए और कंधे पर बंदूक धरे धरे घूम घूम कर मेरी कोठरी का पहरा देने लगे। तो दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित खूनी औरत का साथ खून का ये 10वां और अंतिम भाग आपको कैसा लगा? चूँकि ये रचना अभी अधूरी है तो बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।